औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। यानी जो ये केमिस्ट्री है SSC 2 क्लास 10th की केमिस्ट्री, और इस क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले आप लोग मेरे बच्चों केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में। उस कंटिन्यूटी को जारी रखते हुए ये चैप्टर नंबर 9 आ गया है, और चैप्टर नंबर 9 का टाइटल क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। आप लोग देख रहे हैं यहाँ चैप्टर का टाइटल क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे बच्चों, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The condition of a reversible reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, such this condition is called the chemical equilibrium. अब इस चैप्टर में हमने आगे क्या चीजें की हैं, इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और हमने इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस कर दी हैं। फिर केमिकल रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हमारा इसमें टॉपिक क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। टॉपिक इसका क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल ये जो टॉपिक है, इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल क्या है। इसमें ये बुक में ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या फैक्ट्स गिवन है और हमें किन चीजों को इसमें समझना है, वो इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ली चैटलियर प्रिंसिपल का टेक्सचुअल प्रोफाइल क्या है, इसका पायनियर, इसका साइंटिस्ट जिसने इस प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट किया। इसके बाद इसका इस ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्कोप, इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, इस ली चैटलियर प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इस ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल है क्या, हमें क्या बताता है। फिर इसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल को अगर हम यूज करते हैं तो इसके ऑपरेशनल टूल्स क्या है। ऑपरेशनल टूल्स यानी वो मेथोडोलॉजी जो ली चैटलियर ने सजेस्ट की थी रिवर्सिबल रिएक्शन से मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम कहां यूज करते हैं, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। 2 इंडस्ट्रीज में बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं। एक हैबर प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए हैबर प्रोसेस यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स साइंटिस्ट, द केमिकल इंजीनियर, द जर्मन केमिकल इंजीनियर Haber Bosch, who presented a method for industrial preparation of ammonia, for the production of ammonia on large scale, तो वो Haber process है। ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करके Haber process से we derive the maximum yield of the product। और सेकंड जो आपके सिलेबस में इसका एप्लीकेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल का, that is contact process। What is contact process? Contact process, it is an industrial chemical system, chemical process, chemical scheme which was developed by a scientist for the industrial preparation of sulfuric acid. But sulfuric acid is an important chemical, and sulfuric acid is also known as the royal chemical, or it is known as the king of all chemicals, or sulfuric acid is also known as the mother of all chemicals. What is the reason behind it? That sulfuric acid is used in a variety of industries. मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। इसकी कंजम्पशन ज्यादा है, यानी बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो यूपीएस की बैटरीज हम यूज करते हैं, गाड़ियों की बैटरी यूज करते हैं, वहां सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, मेडिसिन की प्रिपरेशन में, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, a variety of purposes are there for sulfuric acid। सो सल्फ्यूरिक एसिड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए कंटैक्ट प्रोसेस है। उस कंटैक्ट प्रोसेस में भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उससे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो ये तो इसके हो गए टेक्सचुअल प्रोफाइल, यानी वो पॉइंट्स जो ली चैटलियर प्रिंसिपल में हमें समझने हैं। अब आ जाते हैं ली चैटलियर
पायनियर साइंटिस्ट जिसने ली चैटलियर प्रिंसिपल को प्रपोज किया। तो ये जो ली चैटलियर प्रिंसिपल को जिसने प्रपोज किया, ही वाज अ फ्रेंच केमिकल इंजीनियर, फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर। मेरे बच्चों, if you are asked in exam in a multiple choice question that who presented this principle, the Lee Chatelier principle, so you may say that Lee Chatelier principle was presented, it was designed by a French chemist, Lee Chatelier. So the first textual point, which is regarding the pioneer of this principle, that is the French chemist Lee Chatelier. बस ये आपने सिंपल इसमें बताना है। Second objective of the Lee Chatelier principle, ली चैटलियर प्रिंसिपल का मेन पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव। इसको हम अंडर द टाइटल स्कोप और वी स्टडी इट अंडर द टाइटल ऑफ ऑब्जेक्टिव, द पर्पस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। व्हाई डू वी यूज ली चैटलियर प्रिंसिपल? अब ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम यूज क्यों करते हैं, इसको समझाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हैबर प्रोसेस में अमोनिया की सिंथेसिस के लिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम यूज करते हैं। अब अमोनिया की प्रिपरेशन में जो दो मेन रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, एक है नाइट्रोजन गैस। 1 mole of nitrogen gas, it reacts with 3 moles of hydrogen gas. These are the two reactants in Lee Chatelier in Haber process. आपको बच्चों मैंने पहले आप लोग इस बात से, इस टर्म से फेमिलियर है, रिएक्टेंट टर्म से, कि what are reactants? Those substances which participate in a chemical reaction, they are called reactants. In Haber process, a reversible reaction is used. What is that reversible reaction? In this reversible reaction, nitrogen gas and hydrogen gas in a ratio of molar ratio of 1:3, they react and they form 2 moles of ammonia gas. 2 moles of ammonia gas are produced when 1 mole of nitrogen gas and 3 moles of hydrogen gas react. But in the forward reaction, this is a reversible reaction. In the forward reaction, nitrogen and hydrogen molecules, they react and they form molecule of ammonia gas. But in the reverse direction, in the backward reaction, what happens? In the forward reaction, nitrogen and hydrogen, they react and they form molecule of ammonia. But in the reverse reaction, ammonia molecules are decomposed and they reproduce these reactants, nitrogen and hydrogen gas. So in a reversible reaction, reactants react to form products, but under the given condition, the product decomposes to give back reactants. And when this reversible reaction approaches equilibrium, जब ये reversible reaction equilibrium को पहुंचेगा, तो at equilibrium what happens? At equilibrium, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. In the forward reaction, what happens? Products are produced, and in the forward reaction, these are the reactants. They react and they form products. So in the forward reaction, products are produced. The rate of forward reaction means the speed at which products are produced. And in the backward reaction, these product molecules, they are decomposed. So when the rate of formation of product, it becomes equal to the rate of decomposition of the product. That condition of a reversible reaction, we already discussed, we have talked about it, that when the rate of forward reaction, it becomes equal to the rate of reverse reaction, equilibrium is established. So that is the condition of equilibrium, that is the description and definition of equilibrium, that it is established when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. And बच्चों एक चीज और आप समझ लें, फॉरवर्ड रिएक्शन में सिंथेसिस हो रही है और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रही है? डीकंपोजिशन. So it means कि during equilibrium, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, it means the rate of synthesis, it becomes equal to the rate of decomposition. The rate of synthesis, it becomes equal to the rate of decomposition. The speed at which products are formed, it becomes equal to the speed at which these products are decomposed to give back the reactants.
सो अंडर इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो बैकवर्ड रिएक्शन में अमोनिया के 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नेट प्रोडक्ट हमें मिल ही नहीं रहा, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। आपने मेरे बच्चों फिजिक्स में तो पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम में एक बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनका नेट इफेक्ट जीरो हो, तो वो बॉडी का इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जारी रहेगा, लेकिन इससे हमें फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट के जितने मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के डीकंपोज होंगे। तो ये सिचुएशन क्या बन जाती है, दिस सिचुएशन इट बिकम्स अनइकोनॉमिकल इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को जब हम कैरी आउट करेंगे तो वो इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगा, अनइकोनॉमिकल। क्यों? अगर अंडर दीज कंडीशंस हम अमोनिया को सिंथेसाइज करें तो हमें कितने परसेंट अमोनिया अंडर नॉर्मल कंडीशन मिलेगी, 33%। अगर 33% है इसका मतलब है कि 66%, 67% अमोनिया हमारा डीकंपोज हो रहा है। Only 33% ammonia is obtained from this reaction under normal conditions. तो बच्चों अगर कोई भी बंदा इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, उसकी फॉर्मेशन में अगर उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसकी क्वांटिटी उसको कम मिले, ज्यादा क्वांटिटी 67% तो डीकंपोज हो रही है, वो जाया हो रही है, सिर्फ 33% उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो 33% प्रोडक्ट के साथ एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस अनइकोनॉमिकल होता है। अब इस केमिकल इंजीनियरिंग में इस डिफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए फ्रेंच केमिस्ट ने एक ऐसे मेथड डेवलप करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए कि अगर उन मेथड्स को हम अप्लाई करें तो इस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट की यील्ड को, यहां बेटा मैंने एक वर्ड यूज किया है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं अप टू 98%। 100% फिर भी पॉसिबल नहीं होता, फिर भी डिकम्पोजिशन थोड़ी बहुत रहती है, तो 98% इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम लीच-एटलियर प्रिंसिपल इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो द बेसिक स्कोप एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल इज to make the reversible reaction more economical and to extract more of the useful product from a reversible reaction. मेरे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एक डिफिशिएंसी है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो जितने भी रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ये करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक डिफिशिएंसी है कि अगर हमने वो प्रोडक्ट चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट डीकंपोज होगा बैकवर्ड रिएक्शन में। अब लीच-एटलियर ने हमें इस रिएक्शन में इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चीज फेवर करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करती है ये फॉरवर्ड रिएक्शन। The forward reaction it favors an industrialist. Why? Because in the forward reaction the useful product is obtained. ये जो backward reaction है ये industrialist को support नहीं करता, क्योंकि backward reaction में industrialist के जो product बना रहा है वो decompose हो जाता है। तो इस चीज को industrialist के लिए backward reaction uneconomical है, ये उसके लिए defective है, नुकसानदेह है। लीच-एटलियर ने हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज समझा दी कि हम इस बैकवर्ड रिएक्शन में जो डीकंपोजिशन हो रही है उसको कैसे कम करें। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सिंथेसिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और डीकंपोजिशन की कम, ताकि ज्यादा प्रोडक्ट उसको मिले। तो डीकंपोजिशन, प्रोडक्ट की डीकंपोजिशन को स्लो डाउन करने के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए लीच-एटलियर ने ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जिसके बेस पे रिवर्स रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। देन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम a reversible reaction. Now, what are these tools and processes which we can use during this reaction? How can we decrease the rate of backward reaction? How can we slow down the rate of decomposition? For this purpose, लीच-एटलियर proposed some operational tools depending on the nature of that reaction. उस रिएक्शन की नेचर के ऊपर उसने कुछ ऑपरेशनल टूल्स, ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसके ऑपरेशनल टूल में ऐसे मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए कि अगर उनको हम यूज करेंगे तो हम डीकंपोजिशन की स्पीड को स्लो डाउन करके मिनिमाइज करेंगे और सिंथेसिस की रेट को मैक्सिमाइज करेंगे, ताकि
ताकि हमें ज्यादा क्वांटिटी मिले। वो ऑपरेशन टूल क्या है? एक तो उन्होंने टूल यूज किया टेम्परेचर का, सेकंड टूल जो उन्होंने इसमें यूज किया प्रेशर का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। थर्ड टूल बेटा जो उन्होंने यूज किया वो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली उस रिएक्टिंग सिस्टम से इवैक्यूएट करके निकाल दें। और फोर्थ ऑपरेशनल टूल जो उन्होंने यूज किया, इट वाज द यूज ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। ये ऑपरेशनल टूल्स, बेसिक ऑपरेशनल टूल्स उन्होंने यूज किए थे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में स्पीड ऑफ डीकंपोजिशन को स्लो डाउन करने के लिए और सिंथेसिस की स्पीड को, रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिराइव्ड। अब टेम्परेचर को एज ए टूल उन्होंने कैसे यूज किया, इसके बेस पे ली शैक्सपियर ने आगे एक्सप्लेन किया कि दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक टाइप के रिएक्शंस हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन, तो इस सेंटेंस को, इस चीज को समझाने के लिए आगे ये बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, और exothermic heat is absorbed. Endothermic reaction, sorry, heat is absorbed. And in exothermic reaction, heat is absorbed, released. Endothermic reaction में heat absorb होगी endothermic में, और exothermic में heat release होगी। Exo mean outside, endo mean absorption। अब इन्होंने बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का डिफरेंट इफेक्ट होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी है और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट सी डीकंपोज होकर रिएक्टेंट ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें इस रिएक्शन को स्लो डाउन करना है। रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब अगर इस केस में इन रिएक्टेंट्स को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कम होगी और डीकंपोजिशन कम होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। लेकिन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये इफेक्ट डिफरेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक तो हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है और एक हम टेम्परेचर दे रहे हैं। जब हीट बढ़ जाएगी तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवर करेगा हाई टेम्परेचर। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवर्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकॉज़ when temperature is increased the rate of forward reaction increases. But for exothermic reaction in which heat is released, for exothermic reaction low temperature, यहां से अब हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे, लो टेम्परेचर फेवर्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी। तो ली चेकिंग ने टेम्परेचर का जो टूल यूज किया उसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इसमें बताया कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन डिक्रीज होगी और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि हीट रिलीज होती है तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर हम रखेंगे, लो टेम्परेचर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ सिंथेसिस को फेवर करता है और रेट ऑफ डीकंपोजिशन को स्लो डाउन करता है। तो ये तो उन्होंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन टूल में उनका क्या था? प्रेशर। अब प्रेशर हर रिएक्शन में प्रेशर का रोल नहीं है, हर रिएक्शन में प्रेशर का रोल नहीं है, सिर्फ उन रिएक्शन में प्रेशर का रोल है जिनमें रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में हो। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन वेपर्स, दे रिएक्ट टू फॉर्म वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इन द बैकवर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स आर decomposed to give back these reactants. They are present in gaseous state. ये गैसियस स्टेट के रिएक्टेंट्स हैं। और बच्चों गैसियस स्टेट में जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो गैस के
मॉलिक्यूल में क्लास 9 में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल दे आर फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल, दे कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वे एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल दूर जाएंगे गैस के तो उनमें तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो तब मॉलिक्यूल में होगा जब मॉलिक्यूल आपस में एनर्जेटिकली कोलाइड करेंगे। आगे हम पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हाउ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। A chemical reaction is the result of energetic collisions. So if gas molecules are closer enough, the rate of chemical reaction will be high. If molecules of gas they are far apart from each other, then the chances for energetic collision will be low. यानी अगर मॉलिक्यूल जब हम ये दो कंडीशन डिफरेंट दे देते हैं, इस रिएक्टिंग सिस्टम में मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट, यहाँ मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर हमारे पास रिएक्टिंग सिस्टम ए है और ये हमारे पास है रिएक्टिंग सिस्टम बी, रिएक्टिंग सिस्टम ए में कम मॉलिक्यूल होने की वजह से इनके आपस में कोलिजन के चांसेस कम होंगे, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी स्लो। यहाँ ज्यादा है तो यहाँ इनके आपस में कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। जब कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे एनर्जेटिक कोलिजन के, तो यहाँ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी। तो उन्होंने बताया लीचेरियर ने कि अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में, तो आप हाई प्रेशर प्रोवाइड करें ताकि मॉलिक्यूल क्लोज आए, आपस में इंटरैक्ट करें और उनमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो। सो इन दिस केस हाई प्रेशर सपोर्ट्स, इस केस में हम प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और हाई प्रेशर इट सपोर्ट्स, जो हाई प्रेशर है वो सपोर्ट करेगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रेशर ज्यादा देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की सिंथेसिस की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और ये डीकंपोजिशन की स्पीड कम हो जाएगी। ये तो प्रेशर का हमने बता दिया। सेकंड, कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि हम उस प्रोडक्ट को कंटीन्यूअसली रिएक्टिंग सिस्टम से निकालेंगे। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उनमें एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं एक रिएक्टिंग सिस्टम आपको समझा देता हूं कि ये एक हमारे पास रिएक्टिंग सिस्टम है। ये जो चैम्बर है इसमें रिएक्टेंट्स हैं, इस चैम्बर में है प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टिंग सिस्टम है। अब क्या है कि रिएक्टेंट्स के फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इनिशियल स्टेट में और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। तो वही फिनोमेना इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी इस केस में, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से यहां आएंगे। इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ज्यादा तेजी से मॉलिक्यूल यहां शिफ्ट करेंगे। लेकिन बेटा अगर क्या हो, वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डीकंपोज होंगे, कंज्यूम होंगे, कम होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी कम और बाय द सेम टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज्यादा। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर यहां एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। जब यहां एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी, फिर ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इंडस्ट्रीज में हमें बेटा ये कंडीशन सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें तो डीकंपोजिशन हो रही है। इंडस्ट्रीज में हमें कौन सी कंडीशन फेवर करती है? इन इंडस्ट्रीज ये कंडीशन हमें फेवर करती है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्लो हो, इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डीकंपोजिशन स्लो डाउन हो। तो हमें फिर इंडस्ट्रीज में ये कंडीशन फेवर करती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स